बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान की तरफ से शाहिद शफी सियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हमारे आज के मेहमान सैयद मुकर्रम हुसैन जाफरी साहब हैं। सैयद मुकर्रम हुसैन जाफरी साहब ने NTDC नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को तकरीबन पौने 2 साल सर्व किया है। तो इनको NTDC इन एक ख़ास हालात में छोड़ना पड़ी। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज NTDC वो ऐसी सूरत हाल का उसे बार बार क्यों सामना करना पड़ रहा है कि एक अच्छे प्रोफेशनल्स NTDC को या तो छोड़कर जा रहे हैं या बावजूद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया जाता या उनको छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। तो सैयद मुकर्रम हुसैन जाफरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से इस ईद के मौके पर हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for giving me the time. तो जाफरी साहब, आप बताइए कि आपका NTDC के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। कलाम शायर बजुबान शायर, आपने NTDC को एज एन एम्प्लॉयर कैसा पाया? एनटीडीसी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में था। ऑलमोस्ट 14 इयर्स मैंने बैंक्स में गुजारे थे। एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस था। इससे पहले मैं पाकिस्तान पेट्रोलियम में था, वो ऑयल एंड गैस थी। जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान पेट्रोलियम को, तो काफी हद तक एनटीडीसी उससे मिलता जुलता था, क्योंकि वो भी एक टेक्निकल इदारा था, ये भी एक टेक्निकल इदारा था। बट इस दोनों का ये एक एडवांटेज था कि दोनों प्योरली पाकिस्तान बेस्ड या पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, और दोनों लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस थी। वहाँ इनिशिएटिव्स लेने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फंड्स, काफी आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कंसिडरेशन ज्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ ज्यादा होती है और एक्चुअल डेवलपमेंट की साइड पे थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। तो आई बिलीव एनटीडीसी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी मेरे पास, जो मैं फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकता था उसमें। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस भी इसी चीज का है। मैंने तकरीबन पौने 2 साल वहां पे काम किया। मैंने जो अपने इनिशिएटिव्स, एक तो वो थे जो बोर्ड की तरफ से डायरेक्शंस आती थी, वो ऑब्वियसली वो उसकी कंप्लायंस आपने करनी होती है। बट मैंने खुद से भी तकरीबन 20-25 के करीब इनिशिएटिव्स लिए थे फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, पॉलिसीज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, IT टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ। सारे रीजन से मैंने ट्रेनर्स बुलाए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ट्रेनिंग को एक नया पर्सपेक्टिव दें, कंटेंट डेवलपमेंट करें। वापडा कंडक्ट कर रहा था, उसको फर्स्ट टाइम इन हाउस उसको मैनेज किया। वो एक बहुत बड़ी जाइगेंटिक एक्सरसाइज थी जो हमने की। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे प्रोसेसेस थे जो मेरा, जिस पे मुझे सबसे बड़ा अफसोस यही है कि वो मैं कंप्लीट नहीं कर सका। कोई 60% हो गए थे, कोई 80%, कोई 90%, कोई 50% पे थे। कुछ मैंने इम्प्लीमेंट कर दिए थे, बट वो अप्रूव नहीं हो पा रहे थे या इम्प्लीमेंट नहीं था। जैसे मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक जी। बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोसेस था, जो मैंने सिस्टम था जिसमें मैंने इंक्रीमेंट की पॉलिसी भी लेके आया था, बोनस की भी लेके, API का सिस्टम लेके आया था, प्रमोशन की पॉलिसी। अगर वो एक चीज इम्प्लीमेंट हो जाती, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट, आई बिलीव पब्लिक सेक्टर में हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस है, जो ACR बेस्ड है, KPI बेस्ड नहीं है, जी। जिस पे ज्यादातर जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो रही होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स पे हो रही होती है, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन नहीं है। सही। मैंने कोशिश की कि मैं जो सिस्टम ऐसा लेके, मैंने 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया था। उसकी एक हमारी कमेटी थी, उस पर हमने काफी डिस्कशन डिलिब्रेशन करने के बाद कोई 4 या 5 महीने हमें लगे थे, बट वो बोर्ड तक जा ही नहीं सका। सही। फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाए थे। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कलेक्टिव एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कैसे NTDC में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वो भी अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट। तो जाफर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आप एक जनरल मैनेजर HR की पोजीशन पे फाइज थे NTDC में। तो एक फ्रीडम ऑफ एक्शन, आपको जो पॉलिसी मेकिंग, इस तरफ आपको कितना एक आपको आज़ादी हासिल थी? क्योंकि एक तासुर यह है कि NTDC या जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इस पे मिनिस्ट्री का या मैनेजमेंट का इस कदर असर है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो
अपनी तरफ से कोई पॉलिसी वगैरह इनिशिएटिव नहीं ले सकते। समटाइम्स दे एक्ट एज, जो हम माजरत के साथ, डिग्निफाइड क्लर्क्स। तो आप भी कोई ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे थे, या आपको फ्रीडम ऑफ एक्शन, आप अपनी पॉलिसीज वो इनिशिएटिव ले सकते थे? देखिए, सबसे बड़ा जो इरिटेंट था ना, वो बेसिक मैं एनटीडीसी कल्चर को समझने की जरूरत है। देयर इज इनहेरेंट रेजिस्टेंस टू चेंज। एक स्टेटस को वाला माइंडसेट है विद इन द एनटीडीसी आल्सो। मैं मिनिस्ट्री का एक डिफरेंट कमर्शियल एंगल पे आ जाएगा, बट मैं पर्सपेक्टिव में मिनिस्ट्री का ऐसा इतना कोई बड़ा रोल नहीं रहा कि मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे कोई हिंड्रेंस मिल रही हो। मे बी अदर सेक्टर्स में जो कमर्शियल साइड्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स के एंगल से, वहां पे जरूर इंटरेक्शन होता होगा, बट मिनिस्ट्री के एंड से इतना नहीं आया। बोर्ड के एंड से भी मुझे कोई इतनी बड़ी कभी रेजिस्टेंस नहीं मिली। जब भी मैंने कोई चीज पॉलिसी लेके गया हूँ, उस पे डेफिनेटली उन पे डिस्कशंस होती थी, डिलिब्रेशंस होती थी, बट बोर्ड से मेरी कंसिडरेशन ये होती थी कि इसको अप्रूव करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। पॉलिसी अप्रूव करवाना थोड़ा बोर्ड से मुश्किल हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे, अगर मैं पर्टिकुलर टेनर में बात करूं ना, तो उस टाइम पे जो एमडी साहब थे, वहां से चीजें आगे नहीं निकल पाती थी। जो मुझे असाइनमेंट्स बोर्ड ने दी हुई थी, वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली थी। जैसे एनटीडीसी का अपना पे स्केल के रेफरेंस से मैं बात करूं, एनटीडीसी के अपने सेट ऑफ रूल्स की बात करूं, मैं ये की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात करूं, ये जाइगेंटिक प्रोजेक्ट थे। हेल्थ पॉलिसी, पॉलिसी के रेफरेंस से ट्रांसपोर्ट बात करूं, पॉलिसी, ये भी थी। हेल्थ हेल्थ पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, मैंने तकरीबन 25 आइटम्स थे जिसपे मैं खुद से भी काम कर रहा था। बोर्ड की तरफ से तो मुझे सिर्फ 5-6 असाइनमेंट्स मिली थी, जो कि मैं बहुत पहले कर चुका था। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, नॉर्मली चाहे सीनियर भी हो चाहे एक्सपीरियंस भी हो, आपको एटलीस्ट 3 से 6 मंथ्स लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक्स को समझने में, उसके लाइन ऑफ बिजनेस को। 6 महीने में मुझे समझ आ गई थी एनटीडीसी की। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन से, तो एनटीडीसी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, वो था मेरे पास फंड्स बड़े अवेलेबल थे। अगर मैं कोई इनिशिएटिव प्लान करूं, तो ये कभी मेरी प्रॉब्लम नहीं आई कि फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, मैं नेपरा में भी गया था जब प्रेजेंट करने, जो हम ट्रेनिंग बजट मांग रहे थे, हमने 590 मिलियन का मांगा था। बहुत तैयारी की थी उस मीटिंग के लिए कि पता नहीं मुझसे कितने सवाल किए जाएंगे। मगर जो मैंने प्रेजेंट किया 5-6 मिनट में, वो अप्रूव भी हो गया। कोई बिग नॉट बीइंग आस्क्ड। अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में मैं, अगर याद है जब मैं पिछले अपने बैंक में अगर 200 मिलियन का भी बजट मांगने जाता था, तो मुझे एक दफा नहीं, कम से कम 6 दफा तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी कि क्यों सही, आपकी आवाज कट गई है। चाहिए। वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी। आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, अब आ रही है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी, उनका टोटल माइंडसेट फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू जनरेशन के एंगल से होता था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के एंगल से था। डीसी में ये था कि मेरे पास रूम बहुत था, मतलब इन टर्म्स ऑफ फंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक टॉक्सिक कल्चर है, वो मूव नहीं करने देता था। मतलब जो अब आप कोई नए इनिशिएटिव्स लेके आना चाहें जिससे चेंज आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोग्रेसिव चेंज आए, उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलती थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं नहीं समझता बोर्ड मिनिस्ट्री से, एचआर पर्सपेक्टिव में नहीं आती थी। मुझे कभी सही। मिनिस्ट्री नहीं कहा गया, ना कभी बोर्ड की तरफ से कहा गया। हाँ, अलबत्ता मेरा जो एग्जिट हुआ, वो अनफॉर्चुनेट, मुझे, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग से ज्यादा शॉकिंग था। द वे इट वाज डन वाज टोटली अनप्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट। इसमें मैं से दो, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एनटीडीसी के अंदर जो सी स्वीट ऑफिसर्स हैं, काफ़ी सारे, तकरीबन सारे ही, वन आफ्टर अनदर, या तो उन्होंने रिज़ाइन किया या उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हुआ, तो या बावजूद उनको छोड़ना पड़ा। तो ये जो फिनोमिना है, ये बड़ा रेगुलर फीचर बन गया है विद इन एनटीडीसी। तो आप इसका, इस बारे में क्या ख्याल है कि ये ऐसा एनटीडीसी के अंदर ही क्यों है? पावर सेक्टर की दूसरी जो एसओईज हैं, उसके अंदर तो गालबन ऐसी सूरत हाल नहीं है, एनटीडीसी में ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा एनटीडीसी की हद तक ही रहता हूँ। बाकी पावर सेक्टर की जो कंपनीज है, उसका मुझे उस तरीके से आइडिया नहीं है, तो वो गलत होगा अगर मैं उसमें कमेंट करने लगूं। मगर मैं एनटीडीसी के एंगल से जरूर बात कर सकता हूँ। मैं वही रिपीट बात करूंगा कि 8-10 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया, जो जब मैं ज्वाइन कर रहा था वो छोड़ रहे थे, या ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट, या उन्होंने ज्वाइन किया। तो उससे तो एक चीज बड़ा क्लियर है कि जितने भी आपने हायरिंग की थी बोर्ड ने, वो हायरिंग तो ठीक की भी थी, क्वालिफाइड लोग थे, एक्सपीरियंस थे।
हमने कभी भी किसी का एग्जिट इंटरव्यू नहीं किया। जो भी अगर कोई रिजाइन देके गया है ना, तो हमने पूछना तो चाहिए ना कि ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, जिस तरह आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं, एक इंटरव्यू करते हैं, एक इंटरव्यू प्रोसेस से तब उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है। जैसे सिंपल करके बताता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो सी में आए थे, वो सारे क्वालिफाइड थे, एक्सपीरियंस लोग थे और टेक्निकली कॉम्पिटेंट लोग थे। वो छोड़ के गए हैं, तो क्या कंपनी ने या बोर्ड ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्यों छोड़ के गए? उनमें से कोई भी इनकॉम्पिटेंट नहीं था। वो सिर्फ छोड़ के गए आपके टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से। आपके कल्चर में बहुत टॉक्सिटी थी, उनको रेजिस्टेंस बहुत मिल रही थी। एक स्टेटस को माइंड सेट है जो इनिशिएटिव्स को किल करता है। अब जो भी प्रोफेशनल जो प्राइवेट सेक्टर से आता है, वो शायद, मैं वैसे एक बात करूं तो सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमें आदत पड़ जाती है कि कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लेते रहें, क्रिएटिविटी होती रहे, इनोवेशन रहे, कोई नई चीज सिस्टम के अंदर आए, पॉलिसी आए या सिस्टम आए, तो हमारी ग्रूमिंग डेवलपमेंट उसी तरीके से होती है। तो वहां पे जब वो इनिशिएटिव लेने जाते हैं या चीजों को सीधा करने जाते हैं, तो वहां पे उनको रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से एट टाइम्स उनके साथ कभी, मैंने जो दो तीन लोगों को तो मुझे अच्छी तरह याद है जिन्होंने बकायदा रीजन कोट किया है कि एक तो इनिशिएटिव नहीं लिया लेने दिया जा रहा, बल्कि बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज भी यूज हो जाती है। तो वो जरा प्रोफेशनल होती है, जिसकी वजह से वो फिर पिस ऑफ होते हैं, देन दे जैसे ही उनको जॉब मिलती है रिजाइन देके चले जाते हैं। जिनको बीच में टर्मिनेट करने की बात है, तो उनमें से आप कोई भी अगर किसी एक केस को उठा लें, तो मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई जस्टिफाइड रीजन है उनके टर्मिनेट करने के। पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग ज्यादा है, प्रोफेशनल रीजन नहीं आपको मिलेगा किसी एक केस में। सही। पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग जरूर हो सकती है। तो आपके ख्याल में ये सूरत हाल जारी रहेगी या आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वीज़ावी पावर सेक्टर एसओईज स्पेशली एनटीडीसी आप देखते हैं? देखें, मैं तो एनटीडीसी को, मैं क्या कहूँ, मैं मुझे एनटीडीसी तो एक छोटा पाकिस्तान लगता है। मतलब उसके बाद इमेंस पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स के एंगल से भी है, कैपिटल भी है, फंड्स भी हैं। एमटीडीसी को चलाना कोई इतना बड़ा कोई इशू मुझे लगता नहीं है। ठीक है, मेरे सिर्फ इश्यूज जो नजर आते हैं ना, वो दो मेजर मैं कह दूंगा। एक गवर्नेंस के एंगल से, आपने गवर्नेंस पे कभी फोकस ही नहीं किया। दूसरा, आपका कल्चर कभी आपने बिल्ड करने के मुतालिक सोचा ही नहीं। बातें तो और भी मैं बहुत बता सकता हूँ, मगर सिर्फ ये दो काम कर लें तो आपके एग्जिस्टिंग लोग भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो एनटीडीसी में पुराने बीपीएस के लोग बैठे हैं वो इनकॉम्पिटेंट है। मैं जो इंजीनियर्स के अलावा भी, इंजीनियर्स बड़े उनसे अच्छी मेरी डिस्कशंस रहती थी। अदर देन इंजीनियर्स, अगर मैं बीपीएस के नीचे के लोग भी उठा के देखूं, तो नॉलेज बेस इज नॉट बैड। मैं नहीं समझता, लोगों को काम आता है, ऐसा नहीं है। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। तो आपके जो बीपीएस के लोग भी हैं, उनसे भी आप बहुत ज्यादा डिलीवर करवाते हैं, बट वो आपका कल्चर ऐसा है जो जो आपका डेवलपमेंट ऐसे की भी आपने कि आप स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। एक वो अनफॉर्चुनेट जो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, जी हजूरी वाला जो सिस्टम है ना, वो खत्म होना चाहिए। मतलब सिर्फ मेरिट बेस काम, मेरिट पे होना चाहिए, एज ए प्रोफेशनल काम होना चाहिए। मैं एचआर का बंदा हूँ, तो मुझसे आप एचआर की बात करें, एचआर में जो इम्प्रूवमेंट या पॉलिसी के एंगल से चाहिए, सिस्टम के एंगल से चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स के एंगल से चाहिए, स्किल सेट के हवाले से चाहिए, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के हवाले से चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, मुझसे वो आप बात, मैं ना डिलीवर करूं तो आप कहें इनकॉम्पिटेंट। मगर ये प्रॉब्लम, मैं बीपीएस के लोग जो है ना, वो ये डिलीवर कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो एग्जिस्टिंग लोग भी हैं, जो एनटीडीसी में 5 10 15 20 इवन 25 साल से भी बैठे हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो इनकॉम्पिटेंट है, मैं नहीं समझता। वो बस ठीक है, जॉब कर रहे हैं, वो इस सिस्टम के ट्यून अप हो गए, वो कहते हैं ठीक है ऐसे ही है, इसी तरह ही करें। सही। जितना बस मेरे मुझे बॉस ने कह दिया। आप जिसमें चेंज करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा गवर्नेंस पे काम करने की जरूरत है। गवर्नेंस बहुत बुरी, वो बोर्ड से आती है, वो टॉप। तो जाफर साहब एक चीज बताइए कि पब्लिक सेक्टर एसओईज और प्राइवेट सेक्टर, इसमें जो कल्चर का डिफरेंस है, तो ये जो गैप है, ये ब्रिज हो सकता है, और या आपके ख्याल में कि ये जो गैप है ये रहना चाहिए? ठीक है, मैं इसका जवाब थोड़ा सा, कल्चर तो एक डिफरेंट एंगल आ जाता है। वो एक माइंडसेट है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में देखें,
हमारा माइंडसेट एक ही होता है, वी आर बेसिकली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे काम कर रहे होते हैं, हम सरवाइव कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, कंपटीशन होता है, कंपेटिटर्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज आप उठा के देखेंगे तो वहां पे बहुत सी जगहों पे मोनोपलीज हैं, तो कंपटीशन तो ऐसा है नहीं कि अब चाहे मैं ऑयल एंड गैस में चले जाऊं, चाहे मैं आपके पावर सेक्टर में आ जाऊं या किसी और सेक्टर में चले जाऊं, तो वहां पे तो बहुत आसान है एक तरीके से काम करना, मैं नहीं समझता। इसको एक और पर्सपेक्टिव से मैं जरूर कहूंगा कि उसको जरा देखें तो सही, कि पाकिस्तान में जो नेशनल एसेट्स हैं, एनटीडीसी नेशनल एसेट, पीआईए उठा लें, रेलवे उठा लें, और इस तरह की 200 प्लस कंपनीज हैं। आई बिलीव इनका जो नेशनल एसेट्स का 60 to 65% तो इन कंपनीज के पास है। 20 या 25% मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, बाकी एफडीआईज होंगे। अब आप जब जीडीपी में जब इनकम का कॉलम उठा के देख लें तो आपको बड़ा क्लियर नजर आ जाएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो 60 to 65% ऑफ नेशनल एसेट्स उनके पोजेशन में है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम है क्या, आपको बड़ा विजिबल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो 10% से ज्यादा होगी। और प्राइवेट इतना ह्यूज 20% दो के उनके पास एसेट्स होंगे, बट उनकी कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिएगा नेशनल इनकम में, आपको बड़ा क्लियरली नजर आता है। आप पावर सेक्टर का उठा के देख लें, हमारा 6 ट्रिलियन का जो सर्कुलर डेप्थ है, और फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ 75 आईपीपीज, कहीं से भी जस्टिफाइड है तो मुझे कोई बता दे, मैं नहीं समझता जस्टिफाइड है। कभी हमने इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन पे उस तरीके से किया, एनर्जी मिक्स पे कभी उस तरीके से काम किया, आर एंड डी उस तरीके से काम किया, और इसी तरह मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट्स, ये भी हमें देखने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं पीपीएल में था, वन ऑफ द इनिशियल असाइनमेंट मैंने यही खुद से इनिशिएटिव लिया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं उधर क्वेश्चन ये करता था, जैसे हमारे पास एनटीडीसी में 1,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स अवेलेबल हैं, डू यू थिंक कि हमें कंसल्टेंट्स चाहिए या कॉन्ट्रैक्टर्स? चले, मैं किसी हद तक समझ लेता हूँ बात। तो वहां भी मैं ये कहता था कि हमारे पास जो हर डिसिप्लिन का इंजीनियर अवेलेबल है, व्हाई वी नीड अ कंसल्टेंट? नहीं चाहिए होता। आप अपना आर एंड डी को डेवलप करें, आपके जो इंजीनियर्स हैं इनको ग्रूम करें, इनको डेवलप करें, इनकी स्किल सेट एनहांस करें, इनको एक्सपोजर दें, ये डिलीवर कर देंगे। हमारे इंजीनियर से कम नहीं है। अगर मैं कहूँ यूएस में तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं। पाकिस्तान इज नोन एज अ कंट्री विच प्रोड्यूस इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, अगर आप यूएस की बात करें। तो मैं नहीं समझता कि हमारे इंजीनियर्स नहीं deliver सकते, कर सकते थे। अच्छा जावेद साहब, एक क्वेश्चन। एनटीडीसी सरकारी जितने भी महकमे हैं वहाँ के रेजिस्टेंस पाई जाती है कि आप इन हाउस जितने भी प्रमोशंस हैं इन हाउस हो, और ये जो जिस तरह जीएमएचआर की पोजीशन है इस तरह की पोजीशन आप आउटसोर्स ना करें बल्कि इन हाउस प्रमोशन। तो आपको इस तरह का विद इन एनटीडीसी रहते हुए आपको कोई ऐसी ये जो फीलिंग महसूस हुई कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, चूंकि आप मार्केट से आपको हायर किया गया था, एक्सेप्टेबिलिटी का आपको इशू हुआ? देखिए, इसमें दो डिफरेंट तरीके से मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं पहले अपने विद इन डिपार्टमेंट की बात करता हूँ। शुरू की फीलिंग जरूर आई 3 मंथ्स मैक्सिमम, बट देखें मैंने उनके साथ 1 पौने 2 साल गुजारे, और मेरे उनसे सबसे बहुत अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हो गए थे, और एक्सेप्टेबिलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 6 महीने के अंदर आ गई थी। एक इंटरनल ख्वाहिश जरूर होती है, और मैं इसको फेवर, जो दूसरा है वो भी जरा बाद में आता हूँ। मैं नहीं समझता जब मैं उधर था तो मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी विद इन द डिपार्टमेंट। मुझे जब ये हुआ तो सबके लिए शॉकिंग भी था, जब ये जो भी हो रहा था। बहरहाल वो एक दूसरी साइड पे, बट दूसरा एस्पेक्ट जो प्रोफेशनली मैं मेरे ख्याल से, मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता हूँ, मैं यही कहा है कि पहला आपको इंटरनल कैंडिडेट को देखना चाहिए, अगर उसमें स्पार्क है, पोटेंशियल है, तो उसको मौका दें, पहला उसका राइट बनता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 5, 10, 15, 20 साल से होता है, अगर उसके पास स्किल्स हैं, अगर वो कॉम्पिटेंट है, वो तो मैं खुद भी कहता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि हमेशा पहले इंटरनल कैंडिडेट को चांस दें। इंटरनल कैंडिडेट में वो पोटेंशियल नहीं है तो फिर आप एक्सटर्नल ऑप्शन पे जाएं। तो और तीसरी बात, एनटीडीसी को मैं बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि प्रोफेशनल्स चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वन टाइम आप प्रोफेशनल हायर कर लें। जो एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस में सीएफओ साहब थे हमारे, मैं आई बिलीव मैं उनके साथ बात करता था तो बहुत मजा आता था, ख्वाजा साहब जिनका नाम था, पूरा नाम में भी जोन में नहीं आ रहा। ख्वाजा उनका असदुद्दीन एक्सपीरियंस साहब। बहुत रिच है, ख्वाजा से वो मतलब इतना रिच इनका एक्सपीरियंस था, हाईली कॉमन। आप बात करते थे आपको मजा आता था उनसे बात। और वो क्या कर रहे थे, हमारे सिस्टम सही कर रहे थे, आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स सही कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
हाई एक बंदे से आप वो अगर रह जाते एनटीडीसी को, उनसे बहुत ज्यादा फायदा होता, बहुत ज्यादा फायदा होना था। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता। इसी तरह आप देखें जो चंद एक जो सी स्वीट की पोजीशन है, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी यही है। मैं बल्कि सिंसेरिटी में बोल रहा हूँ कि आप बाहर से लें तो ज्यादा बेहतर है। और उनको जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएमएचआर पोजीशन है ना, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि इसको बोर्ड को इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड को कराएं, एमडी को ना कराएं। क्योंकि मुझे कल्चर का आइडिया इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। खैर मैं दूसरी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में भी जहाँ पे रहा हूँ, जहाँ पे प्रोफेशन, वहाँ पे आपकी फंक्शन जो जीएमएचआर की पोजीशन या उसको ग्रुप हेड एचआर कह लें या कोई और नाम दे दें, हेड ऑफ एचआर कह दें, वो बोर्ड को ही फंक्शन ही रिपोर्ट करता था। क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स होते थे, बड़े सेंसिटिव मैटर होते थे, वो पॉलिसी के मैटर्स होते थे। अगर जीएमएचआर को ला के बाहर से एक प्रोफेशनल बंदे को उधर बिठाना है ना, तो उसको आप बोर्ड को रिपोर्ट कराएं, एमडी को ना कराएं। क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट अगर एमडी कोई प्रोग्रेसिव आ जाता है, अब मैं किसी इंडिविजुअल्स की नाम लेना नहीं चाह रहा, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन डॉक्टर फयाज साहब से रहा। अगर डॉक्टर फयाज साहब जैसे अगर कोई एमडी बैठा हो जिसका ओपन माइंडेड हो, बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म की सोच हो, तो आई डोंट माइंड कि ऐसे एमडी को रिपोर्ट करें वो। मगर जो मुझे उधर फेस करने की प्रॉब्लम आई वो यही है, मेरे जितने इनिशिएटिव्स थे वो बेसिकली किल कर दिए जाते थे। तो वो माइंडसेट एक ये होता था, यानी स्टेटस को वाला माइंडसेट जो है। अच्छा, अब वो आपको देखने की जरूरत है, वो ऑर्गेनाइजेशन को देखने की जरूरत है, वो बोर्ड को देखने की जरूरत है कि आप क्या उसमें लेके आते हैं चेंजेस। आखिरी क्वेश्चन है कि अगर आपको एक मौका दिया जाए और एक एनटीडीसी में एक रियल प्रोफेशनल मैनेजमेंट टेक ओवर कर ले, तो क्या आप एनटीडीसी को रीजॉइन करेंगे, या एनटीडीसी अब आपके लिए एक नाइटमेयर है जिसको आप भूलना चाहते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनली कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जो मैंने 2.25 साल वहां पे काम करने की कोशिश की, और मैं जैसे पहले भी बताया कि मैं वहां पे बहुत सी चीजें कर रहा था जिसको काम करते हुए मैं बहुत सीख भी रहा था, एंजॉय भी कर रहा था। क्योंकि एक डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस थी और डिफरेंट लोगों से मेरा इंटरेक्शन जब होता था, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में आप दूसरों से भी सीखते हैं। मेरे लिए जरूर वो एग्जिट जरूर नाइटमेयर के एंगल से जरूर हो सकता है। अगर प्रोफेशनल कोई मैनेजमेंट आती है तो मैं जरूर करना चाहूंगा एनटीडीसी को ज्वाइन। और मैंने अभी अप्लाई भी किया है, जब भी आपने पोस्ट जीएमएचआर दोबारा री एडवर्टाइज की है। मुझे अभी तक कोई मेरे को नहीं मिला। मगर प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, ये थोड़ा सा दो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे रूम फॉर वर्क करने के, मतलब काम इनिशिएटिव लेने का थोड़ा सा रूम दे दिया जाए। और मेरी रिपोर्टिंग अगर आप बोर्ड को करते हैं, या एमडी अगर आप कहते हैं कि बहुत कोई प्रोफेशनल आता है, तो मुझे उसका कोई इतराज नहीं। जो मैं इनिशिएटिव्स ले सकूं, काम कर सकूं, प्रोफेशनली काम कर सकूं, तो मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं कोई एनटीडीसी की में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, अभी भी लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है, मेरी अपनी टीम से भी होता रहता है, सबके साथ ईद पे भी और इधर उधर बातचीत होती रहती है। तो अच्छा टाइम है मैंने गुजारा। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ज्वाइन। कोई इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है मुझे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द स्पिरिट। तो सैयद मुकर्रम हुसैन जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमें आपकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। इट वाज थॉट प्रोवोकिंग। आप एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, बट मैंने आपको देखा है कि आपकी जो स्पिरिट्स दे आर वेरी हाई, और आप देयर इज़ नो इल फीलिंग इन योर सेल्फ अबाउट एनटीडीसी। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।